हाय गाइस, मैं जगत कुमार। कल मैंने आप लोगों को जो है सेंटेंस के बारे में बताया था, काइंड ऑफ सेंटेंस। तो काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में फुल डिस्क्राइब करके बताया था, जबकि आज आप लोगों को पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस के प्रकार, यानी वाक्य के कल जहां प्रकार है वहीं पे भेद था। अब प्रकार और भेद में डिफरेंट क्या होता है? तो भेद और प्रकार का मतलब होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में बताई जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि काइंड ऑफ सेंटेंस को जब भी हम बांटते हैं तो उसे 5 भागों में बांटा गया था। जैसा कि कल मैंने बताया था, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस यहां से खत्म होता है। अब बेस शुरू होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस की। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दोनों की वैल्यू जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। बताया गया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ यानी कर्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और जिसके द्वारा या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। दोनों कॉम्बिनेशन साथ में चलती है। यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट उसे हम कहते हैं कि जिसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कि जिसके द्वारा जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके द्वारा जिसके बारे में बताया जाता है वह भाग उसका सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट जिसके बारे में बताता है, जिसके बारे में बताता है तो वह क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट वाले पार्ट को छोड़ करके, सब्जेक्ट वाले पार्ट को छोड़ करके बाकी जितना पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की इंटरनल पार्ट में जाएंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है, प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है। अभी तो नॉर्मल एक एग्जांपल दिया जाता है, जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, मात्र 2 शब्दों में पूछा जाएगा। लेकिन आने वाले समय में आपसे कई चीजें पूछा जा सकता है, जबकि उसके बारे में विस्तृत बताएंगे। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो भैया ध्यान रहे, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं यानी कर्ता के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी जो कार्य करने की क्रिया होती है वो प्रेडिकेट कहलाती है। और जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो जिसके द्वारा यहीं पे जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट जो कार्य करता है यानी कर्ता के द्वारा, जो कार्य होता है वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ये दोनों चीजें चलती हैं। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इंटरनल पार्ट में हम लोग चलते हैं कि सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया और प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है। जबकि अभी तक लोगों को केवल यही बताई जाती है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस के केवल 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा प्रेडिकेट होता है। बट आज हम आप लोगों के साथ में और इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी इंटरनल पार्ट होते हैं, जिसके बारे में लोग कम बताते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने देता हूं और मैं कहता हूं कि आप पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कोई भी एग्जांपल आपके सामने पूछेगा
यूपी बोर्ड की परीक्षा में केवल आपसे यही पूछेगा कि पिंक आउट सब्जेक्ट या पिंक आउट प्रेडिकेट। तो ऐसे कंडीशन में एक सबसे जटिल और सबसे अच्छा फार्मूला आपके लिए होता है कि जहां पर हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद का जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, और हेल्पिंग वर्ब का पहले का जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसी के सामने कोई पूछ ले लिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और इसके सामने ऑप्शन लिख दिया गया पिंक आउट प्रेडिकेट। एग्जाम्पल में दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आएंगे जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट में यानी इस जो सेंटेंस आपके पार्ट में दिया गया, इसी में से आपको ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो ऐसे बेस में हमने बताया कि यही यानी सहायक क्रिया में बताया ना हेल्पिंग वर्ब, ध्यान है आपको, हेल्पिंग वर्ब का जितना भी यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो भी पार्ट होता है क्या हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। और हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। हमने एग्जांपल में आपको दिया था और बताया भी था कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है, और जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कौन कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो इसमें देखो राधा का काम क्या है, राधा का काम क्या है, गीत, ठीक है, ध्यान देना। राधा का काम यह है कि सिंगिंग ये सॉन्ग, माने वह एक गीत गा रही है। तो एक गीत गा रही है, कौन गा रही है, राधा गा रही है। तो राधा यहाँ कौन हो गई, कर्ता हो गई, और सिंगिंग ये सॉन्ग यानी गाने की उसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो ये क्रिया वाली जो पार्ट होती है राधा के द्वारा काम किया जा रहा है, गीत गाई जा रही है। गीत किसके द्वारा गाया जा रहा है, राधा के द्वारा गाया जा रहा है। तो ऐसे केस में राधा हमारे सब्जेक्ट होती है और सिंगिंग ए सॉन्ग जो होता है उसका प्रेडिकेट होता है। लेकिन अब आगे हम बताएंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है डिटरमाइनर, दूसरा आपका है क्वालिफायर, तीसरा आपका है नाउन। ध्यान रहे कि क्वालिफायर को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, यानी क्वालिफायर की जो भूमिका होती है वो किसके अंडर में आती है, एडजेक्टिव के बारे में बताती है। यानी जब भी क्वालिफायर के अंदर में बात की जाएगी तो उसके बारे में विशेषता ही बताएगी। जैसा कि कोई सेंटेंस होता है तो सेंटेंस की एक स्टेप, एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, ये स्टेप कैसे कैसे बनता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये नाउन है, ये नाउन है, तो नाउन के पहले अगर कोई एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, नाउन के पहले कोई एक वर्ड का प्रयोग किया गया है तो वो हमारा क्वालिफायर होता है। अगर क्वालिफायर के पहले भी कोई एक वर्ड यूज किया गया है तो वो हमारा डिटरमाइनर होता है, डिटरमाइनर होता है। तो ऐसे केस में आप ध्यान देंगे कि जैसे नाउन हमारा है यानी जो हमारा कर्ता है, संज्ञा है, इसके पहले अगर कोई एक शब्द जुटा है तो वो क्वालिफायर होगा। अगर उसके बाद में कोई एक और वर्ड जुटा है तो हमारा डिटरमाइनर होगा। अब इसके बाद नाउन के बाद में जब भी स्टार्टिंग होगी तो यहाँ पर एक एसवी आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब भी आएगा तो वर्ब होता है, वर्ब होगा, और वर्ब के बाद आने वाली जो कंडीशन बनेगी वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। जबकि दोस्तों मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट जो भी यहाँ पे आते हैं ये ऑब्जेक्ट को भी 2 पार्टों में बांटा जाता है, ऑब्जेक्ट को भी 2 पार्टों में बांटा जाता है। ऐसे केस में क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, लेकिन रीजन सामने क्या है कि ये इतना पार्ट जब भी आता है ये प्रेडिकेट के अंतर्गत में आता है। हम उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत
बताएंगे। पहले हम चलते हैं नाउन प्रोनाउन इसके क्वालिफायर के बारे में जानते हैं। तो सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे मान लीजिए एक कारण उसमें मैंने एग्जांपल दिया कि ए बॉय, ध्यान रहे, ए बॉय इज रनिंग, ए बॉय इज रनिंग। अब मैं पूछूं कि ये क्या है, तो ये हमारा क्वालिफायर है। जैसा कि मैंने फार्मूले में भी आपको निर्देशित किया है कि नाउन रहेगा और नाउन के पहले अगर कोई पार्ट आता है तो हमारा क्वालिफायर होगा, और इसके बाद में अगर कोई शब्द हमारा आता है तो हमारा डिटरमाइनर होगा। ठीक, अब देखिए नाउन ये हमारा बॉय, तो क्या हमारा नाउन है कि नहीं है? नाउन है ना, तो ये नाउन वाला पार्ट होता है। अब इस नाउन वाले पार्ट के बाद में एक ही शब्द का तो प्रयोग किया गया है, तो एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये भाग हमारा कहलाता है क्वालिफायर। ठीक है, अगर इसके बाद में कोई एक शब्द और ऐड होता है, एक शब्द और होता है, तो वो भाग हमारा कहलाता है डिटरमाइनर। अब ऐसे केस में आपको बहुत से एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, तो ये स्टेप आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जानेंगे और कैसे बताएंगे। तो जब इसके बारे में आपको एक एक स्टेप मालूम रहेगा कि नाउन होता है, नाउन के बाद में आने वाला जो पहला वर्ड होता है वो हमारा क्वालिफायर होता है, उसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो हमारा डिटरमाइनर होता है। अब इसके बाद की केस जब आती है तो प्रेडिकेट के बारे में बताते हैं। अब नाउन और प्रेडिकेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो दोनों का कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो ये सेंटेंस बनता है। अब एक सेंटेंस कोई दे दे आपसे और कुछ भैया इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या है, किस स्थान पे किसको ऐड किया गया है, तो आप कैसे बताएंगे? तो ये बेस क्या सामने आती है, यही चीज कि जब हमें इसके बारे में जानकारी रहेगी, नॉलेज रहेगी, तो हमें कोई भी कंसेप्शन हमारे पास में नहीं होगा, हम उसको आसानी से बता सकेंगे। तो ये बेस हमारे सामने आती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, खास तौर पे देखिएगा, मैंने दिया इसी एग्जाम्पल में दिया कि ए बॉय इज रनिंग। अब मैं पूछा भैया कि इसमें से पिक आउट सब्जेक्ट। अब तो मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, आप देख रहे हो सब्जेक्ट कहां है, तो सीधी सी बात अगर समझ में कुछ भी ना आए तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो भी पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद का जो भी पार्ट होता है हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। लेकिन अभी तो ये सिंपल सेंटेंस चल रहा है तो आसान होता है, बट ये जब कॉम्प्लेक्स में चलना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो समस्याएं क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि ये इसमें कई स्टेप और बढ़ जाएंगे और एक एक स्टेप करके आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे केस में हमने कहा कि पिक आउट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भैया हमारे कौन है यहाँ से? अब पूरा सब्जेक्ट आपको ही देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास में 2 ही ऑप्शन दिया गया है, एक सब्जेक्ट छांटना है और एक प्रेडिकेट। तो ये पार्ट हमारा पूरा कहलाएगा सब्जेक्ट और ये पार्ट यहां से कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब इसके बाद में अब मैं आपसे पूछूं क्या क्या वर्ड डिस्कशन करते हैं, तो ऐसे केस में ध्यान रहे आपसे कि सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक नाउन होता है, दूसरा क्वालिफायर होता है या क्वालिफायर को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और तीसरा बेस जो हमारा होता है वो डिटरमाइनर होता है। और जब अब हम चलते हैं आपको प्रेडिकेट के बारे में बताते हैं, और प्रेडिकेट के बारे में बताने के बाद में मैं आपको एक एक एग्जांपल के द्वारा समस्त कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब जैसे आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को भी 3 ही भागों में बांटा गया है। एक पहले नंबर होता है वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। एक हमारा होता है वर्ब और इसके बाद में एक होता है ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्ट में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में तो अंतर समझ रहे हैं। डायरेक्ट मतलब होता है जो कहते मैंने एकाएक किया जाना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि मतलब एकाएक ना कर जाना बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से कोई कार्य
किया जाना। जो कार्य किसी दूसरे के थ्रू होता है, दूसरे के माध्यम से चलती है, उसको हम इनडायरेक्ट कैटेगरी में रखते हैं। और जो जैसे मैंने कहा कि मैंने काम कर लिया, तो मैंने किया तो मैंने डायरेक्ट किया, लेकिन कहा कि मैंने काम किया उनके द्वारा, मैंने काम किया उनके द्वारा, तो ऐसे बेस में जो उनका वाला शब्द आता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा मैंने काम कर लिया, तो मैंने किसी का सहारा तो नहीं लिया ना, किसी का सहारा नहीं लिया, तो वो काम मैंने स्वयं किया। लेकिन मैंने कहा कि मैंने ये काम उनके द्वारा किया, तो ये बीच वाला जो उनका शब्द आता भैया, यही उनका वाला शब्द क्या बताता है, इनडायरेक्ट के बारे में बताता है कि नहीं आपने काम तो किया है लेकिन स्वयं नहीं किया है, किसी की मदद तो आपने ली है ना, तो जब तक आप किसी का मदद नहीं लिए तब तक ये आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे वर्ड में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान रहे एक एक एग्जाम्पल में, अभी एक एक को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल हुआ कि ए ब्यूटीफुल गर्ल is dancing हर म्यूजिक हॉल लिख दीजिएगा, आसान हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है कि ये ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग हर म्यूजिकल हॉल, माने एक जो सुंदर लड़की, ध्यान दीजिएगा, एक सुंदर लड़की क्या कर रही है, नाच रही है। कहाँ नाच रही है, अपने म्यूजिकल हॉल में, ठीक है। अब इसको जब हम तोड़ते हैं, अगर आपसे केवल एक ही शब्द पूछ लिया जाए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है इसी एग्जाम्पल में, तो आपके लिए आसान क्या होगा कि मैंने यही फार्मूला फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब का जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो ऐसे प्रेडिकेट इंडिकेशन के पार्ट में होती है, इसके बाद का ये जो पूरा भाग होगा ये आपका कहलाएगा प्रेडिकेट, और यहां से लेकर के ये पूरा संपूर्ण भाग हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। क्योंकि यहां पे वर्णन क्या हो रही है, एक सुंदर लड़की पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और डांस करने की उसकी क्रिया क्या हो जाएगी, प्रेडिकेट हो जाएगी। लेकिन एक शब्द सामने आता है कि भैया इसमें क्या क्या यूज है, मैं पहले आपको बता देता हूं। जैसा कि अभी उपरोक्त वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसे कंडीशन में सामने आते हैं कि जैसे सब्जेक्ट के 3 पार्ट मैंने बताया था, एक मैंने नाउन बताया, दूसरा मैंने एडजेक्टिव बताया यानी क्वालिफायर बताया, और तीसरा मैंने डिटरमाइनर बताया। तो अभी तो जानना जरूरी है कि क्वालिफायर क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिटरमाइनर क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो होता है भैया ये होता है नाउन, और हमने कहा सब्जेक्ट के बाद अगर एक वर्ड है तो ये वाला वर्ड हमारा कहलाता है क्वालिफायर, या इसी को एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं। और जो ए बचा है, पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया था तो ये वहां पे क्वालिफायर का काम कर रहा था, लेकिन अब ए यहां पर डिटरमाइनर का काम करता है। किसका काम करता है, डिटरमाइनर का काम करता है। तो 3 बेस आपको मिले कि नहीं मिले, हमने बताया। अब इतना पार्ट हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, इतना पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। अब ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है, एक नाउन होता है, एक क्वालिफायर होता है, और एक डिटरमाइनर होता है। तो डिटरमाइनर की क्रिया कंप्लीट हो गई इसमें। अब रीजन सामने क्या आती है, डिटरमाइनर, यही 3 बेस मैंने बताया कि सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया। अब फिर दोबारा हमने आपको क्या बताया था कि ये प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, बताए थे आपको कि ये प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। अब प्रेडिकेट में हमने क्या बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी है, ये भी बताया था। तो इज यहां पे क्या है, एचबी है, हेल्पिंग वर्ब है, और डांसिंग क्या है, उसका वर्ब है। अब देखो हमने बताया था कि इसके बाद में हमने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हो गया वर्ब, उसके बाद में इतना पूरा पार्ट भैया क्या होता हमारा
ऑब्जेक्ट होता है, ये बताया था। और हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको उसी एग्जाम्पल में बताया है कि मैंने यह काम, मतलब यह मेरा काम हुआ उनके द्वारा हुआ, तो उनके द्वारा, अपने द्वारा, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वह इनडायरेक्ट कैटेगरी में आती है। अर्थात अंग्रेजी में ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं आपको, जहां पे हर की बात आए, देम की बात आए, और हिम की बात आए, अगर ये सब चीजें आती हैं तो ये सीधे इनडायरेक्ट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ध्यान दें, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो ऐसे बेस पे यह आपको ध्यान रहे कि जहां पर ये आते हैं, ये आते हैं, ये मतलब हर आ गया, देम आ गया, हिम आ गया, ये हमेशा इनडायरेक्ट वाले पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, कभी भी डायरेक्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं करते हैं। और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हो गया और हर ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये म्यूजिकल हॉल पूरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको बताया कि एक सेंटेंस में इतने चीज मिलकर के बनते हैं। प्रेडिकेट वाले भाग में मैंने आपको यही बताया था कि प्रेडिकेट को भी तीन भागों में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने बताया कि दो भागों में बांटा गया, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। जैसा कि एग्जांपल में मैंने प्रूव करके भी दिखाया कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे रखे गए हैं। अगर इस तरह का कोई एग्जांपल आता है और आपसे कोई पूछता है तो बेहिचक, निसंदेह हिच देखिएगा, हिम देखिएगा और देम देखिएगा। ऐसी कंडीशन में अगर आपको दिखाई देते हैं तो सीधी सी बात है कि भैया ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा एग्जांपल अर्थ क्या बता रहा है कि ये ब्यूटीफुल गर्ल माने एक सुंदर लड़की, इस डांसिंग माने नाच रही है। अगर नाच रही है, अगर इसके स्थान पे मैं हर का प्रयोग ना करता, केवल कर देता म्यूजिकल हॉल या म्यूजिक हॉल, तो म्यूजिक हॉल मतलब क्या है कि एक सुंदर लड़की कहाँ नाच रही है? म्यूजिक हॉल में नाच रही है। तो सीधी सी बात है, मैंने इस वाक्य को डायरेक्टली कहा कि नहीं कहा। लेकिन अब रीजन सामने आती है कि ये ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग माने एक सुंदर लड़की नाच रही है। तो नाच रही है, अब कहाँ नाच रही है? तो हर शब्द लग गया, इनडायरेक्ट रोक दिया। हर माने अपने म्यूजिकल हाल, यानी उसकी जो म्यूजिक का हाल है उसी पे वह नाच रही है। तो इस क्रिया को करने के लिए हमें रुकना पड़ा, यानी इनडायरेक्ट वर्डों में करना पड़ा। हम सीधे कह सकते थे कि म्यूजिक हाल में वह नाच रही है, लेकिन नहीं, किसके म्यूजिक हाल में? तो अपने, अपना वाला जो शब्द आता है सामने वह उसका इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज बोर्ड में बताया कि एक सब्जेक्ट यानी सेंटेंस कोई भी होगा, अगर नाउन के पहले दो वर्डों का कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे से मिले होते हैं, तो पहला वाला भाग हमारा कहलाता है क्वालिफायर और उसके पहले वाला भाग हमारा कहलाता है डिटरमाइनर। और इसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो क्रिया होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर वर्ब का काम करता है, सिंगुलर का काम करता है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। अन्यथा अगर ये प्लूरल का काम करता है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा, और क्रियाएं जैसे ही टेंस के अनुसार चलती वैसे चलती रहेंगी। लेकिन अगर इस तरह का कोई भी वाक्य देगा और आपसे कोई पूछ ले कि इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्वालिफायर कहाँ है, डिटरमाइनर कहाँ है, तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी किसी कंसेप्शन के। यानी आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा, बेहिचक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एज फॉर एग्जांपल, जैसा कि दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं, सेम इसी तरह से द मोस्ट ब्यूटीफुल, the most beautiful building is built
built our city। तो कहा गया कि देखिए द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज बिल्ड आवर सिटी। अब इसका अर्थ क्या निकला कि द मोस्ट माने होता है सबसे, मोस्ट ब्यूटीफुल माने होता है सबसे सुंदर जो बिल्डिंग है, इस बिल्ड माने बनी है कहाँ, आवर सिटी माने हमारे शहर में, यानी हमारे शहर में सबसे सुंदर। अब मैं इसी वाक्य को कह सकता था इसमें कि द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग माने सबसे सुंदर जो बिल्डिंग है इस बिल्ड सिटी, शहर में बनी है। तो जब शहर में बनी है तो मैंने इसको डायरेक्ट बोल देता, अगर केवल मैं सिटी शब्द का प्रयोग करता तो ये डायरेक्ट हो जाता, बट मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है आवर। तो आवर का मतलब क्या है कि हमारे के बारे में बताता है, तो आवर यहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाएगा। सिटी हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। बिल्ड माने होता है तैयार करना, बनना, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी क्योंकि ये क्रिया का काम कर रहा है। इस सहायता कर रही है हेल्पिंग वर्ब एसबी है, और बिल्डिंग की मेन भूमिका है, ये हमारी नाउन का प्रयोग करता है, यहाँ पे नाउन है ये। अब देखिएगा मोस्ट ब्यूटीफुल एक ही में रहेगा, ना कि कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि ये डिग्री जब आप पढ़ेंगे तो ये डिग्री का इंडिकेशन करता है, और ये डिग्री जो होती है ये होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव के साथ साथ में ये पूरा पार्ट आपका कहलाएगा क्वालिफायर, इसी को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। और द यहाँ पे जो हो गया ये डिटरमाइनर होगा। तो एक सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड आपको मिलते हैं, अगर केवल कहा जाता है कि केवल आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताइए, तो इसके भाग का जो पार्ट बचता है, मतलब हेल्पिंग यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना पार्ट होता है सब प्रेडिकेट के अंतर्गत में आएगा, और इसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले का जो पार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर फिर कोई पूछ लिया कि इस वाक्य में पिंक आउट करके पूछ लिया कि डिटरमाइनर क्या है, वो भी पूछ सकता है, या क्वालिफायर क्या है ये भी पूछ सकता है, या केवल सब्जेक्ट ही पूछ सकता है, केवल नाउन पूछ सकता है कि मतलब दे दिया गया कि पिक आउट द नाउन इज गिवन सेंटेंस, नीचे जो सेंटेंस दिया गया इसमें नाउन कहाँ है, तो जब आपको जानकारी रहेगी तभी आप कर पाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि नाउन का उसी स्थान पे पाया जाता है, मतलब नाउन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब का पहले वाला भाग हमेशा नाउन ही कहलाता, ध्यान रहे। तो कोई भी चीज पूछे, अगर इसमें पूछ लेता कि पिंक आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब जब आप जानेंगे तभी कर पाएंगे कि पिंक आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, आवर है। तुरंत हमने आपको फिर बता रहा हूं, दोबारा देख लीजिएगा, हर, हिम, देम, आवर, ये सब चीजें जो होते हैं सब इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं भी कोई भी बात आपसे अगर कोई पूछेगा, सीधी सी बात है, कुछ भी पूछे वो, चाहे डिटरमाइनर के बारे में पूछे, चाहे क्वालिफायर के बारे में पूछे, चाहे नाउन के बारे में पूछे, तो आप बेहिचक बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को बता दिया है। अब इस पे एक फार्मूला बनता है, ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, कभी भी आपसे कोई भी सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा। मैं एरो के माध्यम से दर्शा दे रहा हूं। स्टार्टिंग में करता हूं नाउन से, नाउन के बाद में जब भी कुछ आएगा तो आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब भी कुछ आएगा तो आपका आएगा वर्ब, और वर्ब के बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला, मतलब नाउन के बाद और नाउन के पहले जब कुछ आएगा तो आपका आएगा क्वालिफायर, और क्वालिफायर के पहले अगर कोई शब्द आएगा तो आपका आएगा डिटरमाइनर। ये आपका फार्मूला है, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट जब आएगा
तो ऑब्जेक्ट में आपके दो कैटेगरी आएंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्ट सिंगल आएगा जो डायरेक्टली होगा, और कभी कभी सिंगल जब इनडायरेक्ट में आएगा तब दो हो जाएंगे। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा और एक डायरेक्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे केवल डायरेक्ट होता है। जैसे इसी में अभी ना देते हम यहाँ पे और ना लिखे होते तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिटी ही था, बट हम और बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट कैटेगरी में आ गया। ये फार्मूला आप दिमाग में हमेशा रखिएगा। कभी भी आपसे कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे ड्रॉप नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों।